नमस्कार, मैं रंजीत सिंह रजवाल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज का ये अध्याय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस अध्याय में हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर द गंगा। और ये जो अध्याय है आपका, इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में अलग अलग उन बिंदुओं पर जो बिंदु आपके गंगा नदी से बनने वाले हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और आज हम यहाँ पर पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं गंगा नदी का। और देखिए, आप बिल्कुल मजा आएगा, बाद तक बने रहिएगा वीडियो में। द गंगा। गंगा रिवर के अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो इसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है। राजा भागीरथ, ये नाम आपने सुना होगा। राजा भागीरथ अपने पूर्वज, जो उनके पूर्वज थे, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा नदी को धरती पर लाए। ये एक पौराणिक कथा है। वो पौराणिक कथा सुनिएगा आप। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भगवान शिव की तपस्या की। कड़ी तपस्या करने के बाद फाइनली शिव जी के द्वारा वरदान मिला कि आप मान लीजिए, मांग लीजिए, आपको इस तपस्या के बाद, मुझे प्रसन्न करने के बाद जो भी वरदान मांगना है वो आप मांग सकते हैं। भागीरथ ने कहा कि मुझे देवलोक से गंगा नदी को धरातल पर लाना है। बहुत ही मुश्किल प्रश्न था, गंगा नदी को धरातल पर लाना। गंगा नदी का प्रवाह काफ़ी तेज था, काफ़ी फ्लो तेज था। और वो जो तेज फ्लो था, वो तेज फ्लो जब धरती पर टकराता तो उस समय धरती का जो स्तर था, धरती का जो लेवल था, वो फट सकता था। उसमें क्रैक्स आ सकते थे, फॉल्ट आ सकते थे। फिर बाद में एक बीच का मध्यस्थता का रास्ता निकाला गया। और वो रास्ता ये था कि गंगा नदी को भगवान शिव अपनी जटाओं में लेंगे। देवलोक से फाइनली इस चीज़ पर, इस कॉन्सेप्ट पर विचार विमर्श करने के बाद रजामंदी की गई कि ठीक है भाई, ये रास्ता सही है। शिव जी ने फाइनली गंगा नदी को अपने जटाओं में लिया और जटाओं के बाद धीरे धीरे हिमालय पर्वत के थ्रू मैदान में उतारा। और मैदान में उतारने के बाद राजा भागीरथ वहां वहां चलते रहे जहां जहां उनके पूर्वजों की अस्थियां थी। और गंगा नदी राजा भागीरथ के पीछे पीछे चलती रही। और फाइनली गंगा नदी इस तरीके से चलते चलते बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गई। ये एक गंगा नदी का पौराणिक इतिहास है। इसका आपके एग्जाम या वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम गंगा नदी को बेसिकली तीन पार्ट में पढ़ते हैं, जो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। आप मेरा कॉन्सेप्ट देखिए। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम गंगा को तीन स्टेज में पढ़ेंगे। अब देखिएगा आप, तीन स्टेज। हालांकि आज तक मैं इस चीज़ का दावा कर रहा हूँ, किसी भी और क्लास में गंगा नदी को ऐसे नहीं पढ़ाया गया होगा। और अगर पढ़ाया गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं कि किस क्लास में पढ़ाया गया है या किसने पढ़ाया है। फर्स्ट, इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक अवस्था। मिडिल स्टेज। और थर्ड उसका आपका फाइनल स्टेज। तीन स्टेज में हम गंगा नदी को पढ़ने वाले हैं। मिडिल स्टेज, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज में। देखिएगा आप, बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। बात तक बने रहिएगा। और ध्यान रखना, आज ये वीडियो भले ही हमारी कितनी लंबी हो जाए, कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। लेकिन जब आप इस लेक्चर को देखने के बाद अपने लैपटॉप या अपने फ़ोन को बंद करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होंगे। और सब कुछ क्लियर होने वाला है। यहाँ एक नदी नहीं, हम बहुत सारी नदी पढ़ेंगे। गंगा की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो सारी पढ़ने वाले हैं। लेकिन बात तक बने रहिए, स्किप मत कीजिए, अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को अपने साथियों में शेयर कीजिए। फर्स्ट स्टेज।
देखिए डायग्राम बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मेरी आपने पहली वीडियो भी देखी है। मैं हर कॉन्सेप्ट को डायग्राम से समझाने की कोशिश, और बिना मैपिंग के, बिना डायग्राम के ज्योग्राफी को समझ पाना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल केमिस्ट्री को समझ। आपने एक कहावत सुनी होगी, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, काम को रटो वह को सफा। सेम वही कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी पे लागू होता है। फिर ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, काम को पढ़ा स्वयं को सफा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बिल्कुल मैपिंग के थ्रू, बेवफा नहीं। आपको इससे दिल लगी हो जाएगी, शिद्दत हो जाएगी, मोहब्बत और प्यार हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। गंगोत्री ग्लेशियर, देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। गंगोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर किसे कहते हैं ये भी समझिए। ग्रेट हिमालय है, महान हिमालय है, महान हिमालय पर आपका बर्फ गिरती है, और बर्फ पड़ने के बाद वहाँ बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें बन जाती हैं। और बर्फ की जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों को ग्लेशियर कहा या हिमनद कहा जाता है। अ लार्ज पीस ऑफ आइस नोन एज ग्लेशियर, बर्फ की बड़ी चट्टान। क्लियर है? तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, 32 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई। इनिशियल स्टेज की बात करें हम, यहाँ से एक रिवर निकलती है, जिस रिवर का नाम है भागीरथी। ये वही भागीरथी है जो राजा भागीरथ वाली स्टोरी में आपको बता रहा था। तो भागीरथ थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है, भागीरथी। अब देखिए आप, भागीरथी रिवर, यहाँ पर एक छोटी सी इसकी सहायक नदी आती है, जाड़ गंगा। रुद्र गंगा, अस्सी गंगा। बिल्कुल गौर से समझिए एक एक चीज को, छोटे छोटे पॉइंट है आपके। और ये पॉइंट कहीं भी स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी है, कहीं भी पूछे जा सकते हैं। जाड़ गंगा, रुद्र गंगा, अस्सी गंगा, भिलांगना। अब यहाँ पर देखिए जो भिलांगना रिवर है आपकी, यहाँ पर भिलांगना और भागीरथी दोनों के बीच में एक डैम बनाया गया है, और इस डैम का नाम टिहरी डैम। ठीक है, किसके जॉइंट पर बना है आपका ये, भिलांगना और भागीरथी रिवर के। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है कि जो टिहरी डैम है वो आपका किस रिवर पर है, भागीरथी एंड भिलांगना। यहाँ हम ये लोकेशन देख लेते हैं, लोकेशन क्या है। गणेश प्रयाग, देखिए आप गौर कीजिएगा, गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग आपका पॉइंट है जहाँ पर ये डैम बनाया गया है, जहाँ पर आपका ये डैम स्थित है। और इस डैम का नेम क्या है आपका, टिहरी डैम। ठीक है, अब कुछ पॉइंट पे बात कर लेते हैं। बेसिकली टिहरी डैम का नेम ओल्ड टिहरी सिटी के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर एक शहर था आपका, टिहरी शहर। जब भागीरथी रिवर से आने वाली फ्लड से प्लेन के लोग परेशान थे, मैदानी क्षेत्रों के लोग परेशान थे कि भाई इस बाढ़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो यहाँ पर सरकार ने एक डैम प्रपोज किया, और उस डैम को प्रपोज किया इस टिहरी शहर के आसपास। तो यहाँ पर बेसिकली टिहरी सिटी था आपका, उस सिटी को खाली कराया गया, उस सिटी को वहाँ से ऑक्यूपाइड कराया गया।
और उस सिटी के लोगों को वहां से रीलोकेट किया गया दूसरी जगह, जिसे आज न्यू टिहरी के नाम से जाना जाता है। और उस पूरी सिटी को एक रिजर्वायर में कन्वर्ट कर दिया गया, एक जलाशय में कन्वर्ट कर दिया गया। और उसी जलाशय से बने डैम को हम टिहरी डैम के नाम से जानते हैं। इंडियाज टॉलेस्ट डैम, भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये। ठीक है, किस नदी पर है? ये आपकी भागीरथी और ये आपकी भिलांगा। और ये वाला चूज, एक ग्लेशियर यहाँ पर ले लीजिए आप। मैं ऐसा हटा देता हूँ तो आपको पता ही है कि भाई ये इनिशियल, गंगा का इनिशियल वाला पोर्शन। संतोपत, यहाँ से देखिए, ये आपका धौली गंगा, विष्णु गंगा। ठीक है, दो रिवर आपकी यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं, संतोपत ग्लेशियर से, धौली गंगा और विष्णु गंगा। और यहाँ पर जो ये दोनों मर्ज होती है, विष्णु प्रयाग। कौन सा पॉइंट है आपका ये? विष्णु प्रयाग। अभी ध्यान रखना है, सारे प्रयाग आपको याद रखने हैं। ये आपका गणेश प्रयाग है, उधर आपका कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। जब ये दोनों रिवर एक दूसरे में मर्ज होकर एक कंबाइन रिवर बनाती हैं, इस रिवर को हम जानते हैं किस नेम से? तो पूरी रिवर को ड्रॉ कर देते हैं, अलकनंदा। किस नाम से जानेंगे इसे? अलकनंदा के नेम से। अब ये दोनों रिवर आपकी यहाँ पर मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल गौर से देखिए, यहाँ पर ये अलकनंदा और भागीरथी दोनों मर्ज होंगी। पर्टिकुलर प्लेस कौन सा है आपका? देवप्रयाग। कौन सा प्लेस है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद इसका नेम क्या होगा? गंगा। उससे पहले अलग अलग नेम थे इनके दोनों के। यहाँ से देवप्रयाग से पहले ये अलग अलग नेम था। इधर भागीरथी थी, इधर अलकनंदा थी। दोनों का अलग अलग सिस्टम है। भागीरथी का ये सिस्टम हो गया और ये अलकनंदा है। अलकनंदा को देखिए अभी, एक रिवर इधर, एक रिवर इधर से आती है, मंदाकिनी रिवर। पिंडार रिवर। प्लेस आपका कर्णप्रयाग। मंदाकिनी, नंद प्रयाग। सॉरी, इस एक मिनट, ये आपका रुद्र प्रयाग। एक रिवर और आती है इधर से, नंदाकिनी। और ये आपका कौन सा है? ये आपका नंद प्रयाग। ठीक है, अब प्रयाग देखिए सबसे पहले। प्रयाग एक आपका ये हो गया नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक है, और विष्णु प्रयाग। एक, दो, तीन, चार, पाँच, है गणेश प्रयाग। अब ये जो पूरा सिस्टम है आपका, ये पूरा सिस्टम किसका है? ये पूरा सिस्टम आपका अलकनंदा का है। ये पूरा सिस्टम आपका भागीरथी का है। अलकनंदा और भागीरथी के जो दोनों सिस्टम है, जब ये दोनों मर्ज होते हैं
तब उस कंबाइंड रिवर को हम गंगा के नाम से, तब उसका नाम क्या होता है, गंगा। और ये गंगा का इनिशियल स्टेज है, जो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, उसका फर्स्ट स्टेज है इनिशियल स्टेज। क्लियर है? यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये पॉइंट। अब प्रयाग का मेन क्या है? देखो, आपने बहुत प्रयाग सुने। प्रयाग का नाम है आपका जॉइंट ऑफ स्ट्रीम, मतलब दो धाराओं का मिलन। जो दो धाराएं हैं आपकी, जो दो धाराएं हैं, दो नदियां हैं, उनका जो मिलन है आपका, वो मिलन आपका प्रयाग कहलाता है। का मिलन आपका क्या कहलाएगा? प्रयाग कहलाएगा। और पूरे भारत में अगर हम प्रयाग की बात करें तो 7 प्रयाग हैं। कितने प्रयाग हैं? 7 प्रयाग हैं। ठीक है। उन 7 प्रयाग में विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा, धौली गंगा। कर्ण प्रयाग, पिंडार नदी, अलकनंदा। रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी, अलकनंदा। नंद प्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा। फिर देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी। छठे नंबर पर गणेश प्रयाग, भिलंगाना और भागीरथी। और 7वें नंबर का जो प्रयाग है, आप वो गौर कीजिएगा, वो कौन सा प्रयाग हो सकता है? वो है आपका इन 7 प्रयाग में सबसे बड़ा प्रयाग, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रयागराज। 7वां जो प्रयाग है आपका, वो है आपका प्रयागराज। और प्रयागराज में आपका गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों नदियों का मिलन हो। कितनी मधुरता के साथ आप देखिए, मतलब तीनों नदी आकर मिलती है वहां पर। गंगा नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती की अगर हम बात करें तो सरस्वती मौजूदा समय में विलुप्त नदी है। साइंटिफिक स्टडी या रिसर्च के बाद पता चला है कि वो नदी आपकी इंटरनली फ्लो करती है, लेकिन उसका मौजूदा एग्जिस्टेंस नहीं है कोई। तो अभी गंगा और यमुना। क्लियर है? ये फर्स्ट स्टेज आपकी हो गई है। अब सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज, जब गंगा नदी हिमालय पर्वत से उतरने के बाद मैदानी क्षेत्र में आती है। मैदानी क्षेत्र में आने के बाद गंगा का जो फ्लो है वो आपका काफ़ी तेज होता है। वो गंगा की यंग एज होती है, युवा अवस्था होती है। और आप सभी को पता है कि जो युवा अवस्था होती है, युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है हमारे जीवन की, जिस अवस्था में हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार पा सकते हैं। किसी भी चट्टान को हम एक झटके में तोड़ सकते हैं। और ऐसे ही गंगा नदी के साथ होता है। वो हर चट्टान को तोड़ते हुए जब मैदानों में प्रवेश करती है, वहां से उसका सेकेंड स्टेज। डायग्राम की हेल्प से समझ। बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। चलिए, जब मैदानी क्षेत्र में आती है गंगा, एक रिवर यहाँ से आकर मिलेगी। रामगंगा, घाघरा, गंडक। एक मिनट, दोबारा समझिए। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक,
बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। अब ये गंगा की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, गंगा की सारी सहायक नदियां हैं। और ये गंगा की वो सहायक नदियां हैं जो आपकी हिमालय पर्वत से ऑरिजिनेट होती हैं। और अगर हम इनकी डायरेक्शन की बात करें, आप डायरेक्शन देखिएगा, कौन सी डायरेक्शन होगी इनकी? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड मतलब बाईं ओर की सहायक नदियां, जिसमें पहली नदी है आपकी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा है। राइट हैंड पे और देख लेते हैं। यमुना। सोन रिवर। पुनपुन। कर्मनाथ। क्यूल। अब देखिए आप, ये गंगा की राइट हैंडेड ट्रिब्यूटरी है। गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। अब पूर्व अगर उत्तर भारत की बात करें, तो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपका 32 लैक्स, अप्रॉक्स 32 लैक्स, मतलब 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। बट गंगा का जो बेसिन है, गंगा का बेसिन की अगर हम बात करें, 9.5 लैक्स स्क्वायर किलोमीटर, 9.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये गंगा नदी का बेसिन है। मतलब वो पोर्शन जो गंगा नदी के द्वारा इरिगेटेड होता है, सिंचित होता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं, 32 लैक्स भारत का बेसिन है, और जिसमें से आपका अप्रोक्स 9.5 गंगा का है। 1/3 पोर्शन पूरे भारत का गंगा नदी के द्वारा सिंचित होता है, जिस कारण गंगा नदी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मैदानी क्षेत्र की बात करें, तो अगर हम पूरे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो अप्रोक्स 43%, 43% हिस्सा भारत का मैदानी क्षेत्र है। और जो सबसे ज्यादा मैदानी हिस्सा है वो गंगा नदी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। यहाँ पर यमुना, फर्दर यमुना को भी हम कैटेगराइज कर देते हैं। इसका भी एक अलग सिस्टम है जिसे हम पढ़ेंगे, चंबल। कौन सी रिवर है आपकी ये? चंबल। केन, ये आपकी बेतवा। ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। और अब हम यहाँ पर ये यमुना का भी एक अलग सिस्टम पढ़ेंगे गंगा के साथ साथ। ये यमुना रिवर का पूरा सिस्टम है, और ये ऊपर आपका होल सिस्टम आपका गंगा का। और ये गंगा की सेकेंड स्टेज है जो हमें पढ़नी है। इस सेकेंड स्टेज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए, अब छोटे छोटे पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट, रामगंगा। नैनीताल बेसिकली आपका 7 ताल्स या 7 लेक्स के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ 7 ताल हैं, 7 झील हैं। और वो 7 झील अलग अलग लेवल पर हैं। और उन 7 झील में जो भीम ताल है आपका, उस भीम ताल का पानी धीरे धीरे रिसकर जब प्लेन में आता है, तो वही पानी डायरेक्टली आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये हो जाता है आपका रामगंगा में। अगर हम बात करें रामगंगा के इम्पोर्टेंस की, तो रामगंगा पर एक डैम है आपका। हाँ, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो सारे पॉइंट आप लिखते रहना। अगर हम रामगंगा के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं, रामगंगा पर एक डैम है आपका, धामपुर डैम। धामपुर बांध, जिसे कालागढ़ डैम भी कहा जाता है। और खास बात, टॉलेस्ट डैम ऑफ यूपी, यूपी का सबसे लंबा बांध,
धामपुर बांध। सबसे मैंने सबसे ऊंचा बांध। यूपी का जो टॉलेस्ट डैम है, सबसे ऊंचा बांध है, वो आपका कौन सा बांध है? वो धामपुर बांध है। कौन सी नदी पर है? रामगंगा पर है। 148 अप्रॉक्स 148 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है, ऊंचाई है इसकी, जिस कारण ये यूपी का सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा, अगर रामगंगा को हम अदर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, गोल्ड पार्टिकल्स, इसकी जो सैंड है आपकी, रेत है इसका, इसके रेत में आपका सोने के कण है, गोल्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कन्नौज के पास जाकर, यूपी में कन्नौज एक आपका सिटी है, कन्नौज के पास जाकर रामगंगा किस में मर्ज हो जाती है? गंगा में मर्ज हो, गंगा मिल जाती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। मतलब आप देखिए, एक ही चीज से एक ही टॉपिक से आपके सारे, कितने सारे टॉपिक आपके कवर होने वाले हैं कि ये कहाँ जाकर आपकी राम गंगा कन्नौज के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट, गोमती। गोमती रिवर की अगर हम बात करें, एक डिस्ट्रिक्ट है आपका यूपी का, पीलीभीत। पीलीभीत एक जिला है, और वहां पर आपका एक दलदल है, मार्सी लैंड है आपका। उस दलदल से ये रिवर आपकी ओरिजिनेट हो, कहाँ से? पीलीभीत के पास आपका जो दलदल है, उस दलदल से ये रिवर निकलती है। गंगा की अगर लेफ्ट हैंडेड ट्रिब्यूटरी की बात की जाए, बाईं ओर से निकलने वाली नदियों की बात की जाए, तो ये नदी ऐसी है जो हिमालय से प्रॉपर नहीं आती है। जो प्रॉपर हिमालय से नहीं आ रही, कहाँ से आ रही है ये नदी? ये आपकी नदी निकल रही है एक दलदली मैदान से। और ये जो दलदली मैदान है आपका कहाँ पर है? ये पीलीभीत में है। ठीक है। कैपिटल ऑफ यूपी, लखनऊ। किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपका है, कौन सी नदी है? गोमती नदी के किनारे। कैपिटल ऑफ यूपी। बड़ी बात, जब हम यूपी की पॉल्यूटेड रिवर की बात करते हैं, प्रदूषित नदियों की बात करते हैं कि भाई यूपी की कौन कौन सी नदी प्रदूषित है, तो यूपी के प्रदूषित नदियों में ये ऊपर आती है काफ़ी। इसकी जो पोजीशन है बाकी और नदियों से काफ़ी ऊपर है। और लखनऊ सिटी में जाने के बाद ये फाइनली एक नाले में, गंदे नाले में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप समझिएगा, मतलब आपकी हिमालय की तलहटी से ये निकली, और वहां से निकलने के बाद धीरे धीरे फ्लो करते हुए जब लखनऊ सिटी पहुंची तो एक नाले में कन्वर्ट हो गई, और कैथी के पास जाकर ये गंगा में गोमती नदी। अगली है आपकी घाघरा। देखिए, घाघरा का भी एक अपना अलग सिस्टम है। घाघरा नदी भी यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे भी हम देखते हैं। हाँ, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रख, नोट करते रहना। देखो, एक रिवर है आपकी करनाली, एक है आपकी शारदा। इन दोनों रिवर के मर्ज होने पर इसका नाम क्या होता है? घाघरा। ग्लेशियर की अगर हम बात करें, जो मेन रिवर है आपकी ये, यहाँ पर एक ग्लेशियर है, मामचा चुंगो ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर का नेम क्या है? मामचा चुंगो ग्लेशियर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि घाघरा रिवर किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, तो मामचा चुंगो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। उससे निकलने के बाद, उदय होने के बाद, ये फाइनली आपका करनाली, करनाली के बाद में देन इसका घाघरा। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में जब ये पहुंचती है,
वहाँ पर इसे सरयू नेम से और जाना जाता है, सरयू रिवर। ये आपको ध्यान रखना है, सरयू नदी के नाम से भी इसे जाना जाएगा। ठीक है। सरयू वही रिवर है आपका जहाँ पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या स्थित है। ठीक है। जहाँ पर आपका अयोध्या स्थित है, जहाँ पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है भगवान श्री राम की जन्मभूमि वाला मंदिर। और ये मंदिर आपका किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। और सरयू नदी आपकी भाग रही है। चलिए, इसकी ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें, राप्ती। कौन सी नदी है? राप्ती। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। काली। ठीक है। ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। किसकी? घाघरा की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको केवल ध्यान रखना है, ग्लेशियर मापचा चुंगो, सरयू नदी भी, करनाली, सारधा, घाघरा। नेक्स्ट। घाघरा के बाद गंडक। गंडक को हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। चलिए, गंडक रिवर के बारे में अगर हम बात करें, गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों नदियां आपकी नेपाल से आती हैं, नेपाल से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है। ये दोनों नदियों की अगर हम गंडक की बात करें तो यूपी और बिहार के बीच में बाउंड्री का काम करती है ये। ठीक है। यूपी और बिहार के बीच में आपका बाउंड्री का काम करती है। बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट। अब एक चीज़ और हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर जब बात बीपीएससी की आ गई, गंगा यूपी के 27 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। और अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट से। बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिहार के कितने जनपद हैं आपके? 12 जनपद हैं जिनसे पास होती है। और सबसे ज़्यादा लेंथ बिहार में कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा लेंथ जो बिहार में है वो पटना डिस्ट्रिक्ट में। और अगर यूपी में पूछें आप, गंगा की सबसे ज़्यादा लेंथ कहाँ पर है? बदायूं डिस्ट्रिक्ट। यूपी में आपका सबसे ज़्यादा लेंथ गंगा की बदायूं डिस्ट्रिक्ट में है। और बिहार में सबसे ज़्यादा किस में है? पटना डिस्ट्रिक्ट में। यूपी में कहाँ प्रवेश करेगी? ये भी आपको ध्यान रखना है, जब यूपी में ये प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र में आती है, डिस्ट्रिक्ट है आपका बिजनौर। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करेगी। और यहाँ पर जो बाउंड्री बनाता है एक डिस्ट्रिक्ट, वो आपका कौन सा है? बलिया। बलिया डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकल जाती है। यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिजनौर में प्रवेश करेगी, बलिया से बाहर हो जाएगी। सबसे ज़्यादा लेंथ यूपी में कहाँ पर है? बदायूं डिस्ट्रिक्ट। बिहार में सबसे ज़्यादा लेंथ कहाँ पर है? पटना डिस्ट्रिक्ट। और कितने डिस्ट्रिक्ट से पार होगी ये आपकी? ये होती है 12 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। अब बात करेंगे हम कोसी। कोसी और सप्तकोसी। नेपाल से ओरिजिनेट होगी। और नेपाल में भी कहाँ पर? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का, वहाँ से निकलती है ये। और जब ये वहाँ से निकलती है तो ये बेसिकली 7 स्ट्रीम्स होती हैं आपकी। 7 छोटी छोटी धाराएं होती हैं। उन छोटी छोटी धाराओं को इस टाइप से आप समझ लीजिए। हाँ, ये 7 धाराएं हो गई। और इन 7 धाराओं को किस नाम से जाना जाता है? सप्तकोसी। ठीक है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, कमला रिवर।
बीपीएससी अगर आप देने जा रहे हैं तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कमला रिवर। कमला किसकी ट्रिब्यूटरी है? कोसी की। और फाइनली ये रिवर आपकी कटिहार के पास जाकर किस में मिल जाती है? गंगा रिवर में। ठीक है। 7 छोटी छोटी धाराओं का एक कॉम्बिनेशन होता है, और वो छोटी छोटी धाराएं फाइनली मर्ज होकर एक बड़ी रिवर बनाती हैं, जिस रिवर को हम किस नाम से जानते हैं? कोसी नाम से जानते हैं। अगर हम इस रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो इन 7 धाराओं का पानी बरसात के दिनों में इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद एक बड़ी रिवर में जब कन्वर्ट होता है, तो इससे बहुत ही बड़े लेवल पर विध्वंसक रूप से फ्लड आती है बिहार में। और उस फ्लड का खामियाजा हर साल बिहार के लाखों लोगों को भुगतना पड़ता है। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, खाने के लिए वो तरस जाते हैं, और पाई पाई के लिए मोहताज हो जाते हैं। बिहार सरकार या भारत सरकार भी उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है इस बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए। अब आप देखिए, हर साल लाखों लोगों का घर इस बाढ़ में बह जाता है, और फिर वो बेचारे बरसात के बाद नए सिरे से अपने घर का निर्माण करते हैं, अपने आशियाने का निर्माण करते हैं। और ये सोचकर कि ये ये सोचकर वो आशियाने का निर्माण करते हैं कि अगली जो बरसात है, उस बरसात के बाद फिर एक नया आशियाना बनाना पड़ेगा, फिर उन्हें एक अपना नया घर बनाना पड़ेगा। और ये सारी तबाही का बड़ा कारण क्या है? कोसी नदी। जिस कारण कोसी नदी को सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक कहा जाता है। हर साल हजारों लोग मारे जाते हैं, कोई बड़ा ठोस कदम सरकार नहीं उठा पाई। मेजर रीजन ये 7 धाराएं। अगर हम यहाँ पर बड़े लेवल पर एक डैम बनाएं, जो कि आपका प्रस्तावित है, काम चल रहा है कि भाई हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर अगर हम डैम बना दें, लेकिन समस्या क्या है? अगर ये डैम ब्रेक होता है आपका, अगर ये डैम आपका टूट जाता है, तब क्या होगा? अभी टेम्परेरी वहाँ पर छोटे छोटे डैम बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। और हर साल जब बारिश का मौसम या बारिश की मात्रा ज़्यादा होती है, तो डैम के जो गेट है उन्हें कपाटों को खोलना पड़ता है, और जिससे और बड़े लेवल पर तबाही आती है। आज भी एक बड़ा मुद्दा है सरकार के साथ। महानंदा दार्जिलिंग रेंज है आपकी पश्चिम बंगाल में, वहाँ से ओरिजिनेट होगी, और वहाँ से निकलने के बाद ये किस में मिल जाएगी? गंगा मिल जाएगी। तो ये गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ थी। अब दाईं ओर से गंगा की मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी में यमुना एक बड़ी नदी है। यमुना का अपना खुद एक रिवर सिस्टम। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर। अगेन एक ग्लेशियर, यमुनोत्री। यहाँ पर भी एक छोटा सा टेल है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बंदर पूंछ। वहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। और किस में मिल जाती है? गंगा नदी। देखिए, आप मैप के अकॉर्डिंग, वैसे नहीं, मैप के अकॉर्डिंग अगर पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से इन चीज़ों को समझ जाएंगे। वहां पर जाकर ये किस में मिल जाएगी? गंगा नदी में। अब हम इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे। ये जो एरो है, एरो से समझिए आप, एरो से इसकी डायरेक्शन है, ये चंबल है। नाम क्या है इस रिवर का? चंबल। अब चंबल की भी कुछ नदियां हैं, चंबल की भी कुछ सहायक नदियां हैं। बनास, सिंध, सिंधु नहीं, सिंध, और इसका नाम भी क्या है? काली सिंध। पिपरा। जब थोड़ा और यमुना में आगे जाएंगे,
केन, बेतवा। ठीक है। अगर हम यमुना के लेफ्ट हैंड पर देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड पर आपका हिंडन। तो भाई, अब यूपीएससी कहीं से भी पूछ कर दे दे, स्टेट पीसीएस कहीं से भी पूछ ले, आपके सामने क्या है, ये डायग्राम है। ठीक है। आपके सामने अभी जो हमने पढ़ा है, ये सारी चीजें हैं आपके सामने, पूरा एक ही नदी की बात चल रही है, सब कुछ आपके सामने, कहीं से भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, अब इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर अब भी ये सारी चीजें पढ़ने के बाद भी, इसके बावजूद भी अगर क्वेश्चन आपसे बच जाए, तो फिर तो डूब कर मरने वाली बात है। और डूब कर मरने वाली बात क्या है, गंगा आपके पास है, भाई गंगा, डूब कर मरो, गंगा में मरना, कम से कम मोक्ष तो मिलेगा। तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। अगर आप बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अपने आप को फोकस करके पढ़ेंगे, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। अब आपका एग्जाम निकलेगा, कहानी नहीं चल रही है यहाँ पर कोई। ठीक है कि भाई आए ऊपर से गंगा बता दी, यमुना बता दी, ये हो गया, वो निकल गई नदी उधर से, ऐसी कोई कहानी नहीं है। यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है। अब देखते हैं एग्जाम कैसे बचेगा। चलिए, अगर हौसला एग्जाम निकालने का रखते हो आप, तो इन सारी चीज़ों को कवर करना। फर्स्ट, हिंडन से शुरुआत करते हैं। पहले तो यही आप ध्यान रखना, इधर से आपका यमुनोत्री ग्लेशियर है, और कौन सी, कहाँ से, बंदर पूंछ, इसे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। हाँ, हाँ कैसे बनेगा, ये वाला बनेगा शायद, बंदर पूंछ, ये ध्यान रखना, बंदर पूंछ। ठीक है। भाई पहली जो उसकी लेफ्ट हैंड से एक ट्रिब्यूटरी आती है यमुना की, वो है आपकी हिंडन नदी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आप पढ़ोगे, सिंधु घाटी की सभ्यता आप पढ़ोगे, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में एक पॉइंट आता है आपका आलमगीर साइट। आलमगीर जो साइट है आपकी, वो हिंडन रिवर के किनारे स्थित है। हालांकि आज मौजूदा समय में जो हिंडन रिवर है, वो आपकी एक नाले के तौर पर है बस, लेकिन वो उसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है यमुना की। कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसके बारे में। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, यमुना की ट्रिब्यूटरी की, चंबल की। ये देखिए आप, चंबल नदी है ये आपकी राइट हैंड ट्रिब्यूट। पान सिंह तोमर, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने पान सिंह तोमर का नाम ना सुना हो। एक ऐसा बागी, एक ऐसा रिटायर्ड फौजी, जिसने अपने परिवार पर जुल्म होने के बाद हथियार उठाए, और हथियार उठाने के बाद सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। हालांकि बागी बचपन से पैदा नहीं होता, और कोई भी बागी अपने हालात से बनता है, और ऐसा ही आपका पान सिंह तोमर के साथ हुआ। एक ऐसा एथलीट जिस पर सरकार काम करती, जो भारत सरकार को मेडल दिला सकता था, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के मान सम्मान को और बढ़ा सकता था, लेकिन सरकार की उपेक्षाओं के बाद हथियार उठाया और बागी बना। तो पान सिंह तोमर था, उसका इलाका यही नदी थी, चंबल नदी। चंबल नदी ही आपका प्राचीन समय से, पुराने समय से डाकुओं का एक इलाका रही है। कारण क्या है, इस नदी के दोनों साइड में बीहड़ पाए जाते हैं। अब ये वर्ड क्या है भाई, बीहड़, सैंड डिवाइस, रेत के ऊंचे ऊंचे टीले। तो रेत के ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं, वो आपके पाए जाते हैं चंबल नदी के दोनों किनारे। और ये जो रेत के ऊंचे ऊंचे टीले जब चंबल नदी के दोनों किनारों पर पाए जाएंगे, तो यहाँ पर आपका झाड़ी वगैरह, वनस्पति वगैरह उग जाती है, जिस कारण ये नदी एक सेफ प्लेस बन जाती है क्रिमिनल्स के लिए, अपराधियों के लिए। पुलिस जब उन क्रिमिनल्स, उन अपराधियों का पीछा करने उनके पीछे जाती है, तो वो जो अपराधी हैं उस जंगल में, उन झाड़ियों में छिप जाते हैं, जो हमेशा से ही पुलिस के लिए एक सिरदर्द बने रहे। तो ये जो सैंड के टीले हैं, वो आपके किस नदी के किनारे हैं, चंबल के किनारे, चंबल के दोनों साइड में है ये आपके सैंड ड्यून्स, सैंड रिवाइज। अब दूसरी खास बात, चंबल नदी का पानी खारा है।
लाइन वाटर है वहाँ पर, उसमें आपका एलिगेटर्स पाए जाते हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी पूछता है कि जो एलिगेटर्स हैं आपके, घड़ियाल है, घड़ियालों के पुनर्वास के लिए या घड़ियालों के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है इंडिया में, वो कहाँ पर है? सबसे बेस्ट प्लेस जो माना गया है घड़ियालों के लिहाज से, उनके रहन सहन के लिहाज से, वो आपका चंबल नदी को माना है। एक कहावत भी है, आप कहावत देखिए। एक मूवी थी सोन चिड़ैया, वो मूवी मैं देख रहा था। उस मूवी में एक डायलॉग था कि अगर कोई चंबल नदी को पार कर जाए तो वो उसे पुलिस भी नहीं पकड़ पाती, वो बागी बन जाता। अब आप उस डायलॉग की जो मेंटलिटी थी, उस डायलॉग के पीछे की जो कहानी थी वो समझिए। पीछे की कहानी ज्योग्राफिकल है, भौगोलिक कहानी है। अगर आपको घड़ियाल या मगरमच्छ से आपका सामना नहीं हुआ, आप बिना घड़ियाल बिना मगरमच्छ के सामने के चंबल नदी को क्रॉस कर गए, फिर पुलिस क्या करेगी आप पर? फिर आपको पुलिस भी नहीं पकड़ पाएगी। ये इसके पीछे का तात्पर्य है। तो वहां पर आपका एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। अगर हम बात करें चंबल पर, कुछ डैम्स वगैरह हैं, कुछ वाटर प्रोजेक्ट हैं आपके। गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर। राजस्थान के प्रोजेक्ट्स हैं वाटर प्रोजेक्ट। गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, ये तीनों वाटर प्रोजेक्ट आपके चंबल रिवर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टैटिकल पॉइंट में यूपीपीसीएस या बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट, चंबल की सहायक नदियों की अगर हम बात करें, ये चंबल है आपकी उधर, बनास बन गई थी। पहली सहायक उसकी ट्रिब्यूटरी बनास, काली सिंध और शिप्रा। शिप्रा को हम देख लेते हैं भाई एक बार। शिप्रा नदी के किनारे, हम किनारे यहाँ बना देंगे। उज्जैन है आपका। उज्जैन एक शहर है आपका, एक सिटी है, जिसे महाकाल का शहर कहा जाता है। जो महाकाल के लिए प्रसिद्ध है उज्जैन, वो किस नदी के किनारे है? शिप्रा के किनारे। फिर एक पौराणिक कथा पर आ जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में आपका चार ऐसे प्लेस हैं जहां पर आपका महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। वो चार प्लेस सभी को पता है: हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन। अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार गंगा नदी पर है। प्रयाग की बात करें, वो भी गंगा नदी पर है। अगर हम बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन गंगा की ट्रिब्यूटरी, गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना। और यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चंबल। और चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? शिप्रा। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे। यानी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गंगा से ही कनेक्टेड है। नासिक, पढ़ेंगे नासिक। नासिक आपका बेसिकली मैं बता दूं गोदावरी के किनारे। ठीक है, तो शिप्रा को आपको ध्यान रखना है, महाकाल की वजह से, उज्जैन की वजह से। और हम कितने भी सक्सेस क्यों ना हो जाएं, अगर हम कहीं ना कहीं सनातनी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो महाकाल को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और यही कारण है कि हमने यहाँ पर शिप्रा को पढ़ा। केन बेतवा, यूपी और एमपी, यूपी और एमपी के कुछ जॉइंट वाटर प्रोजेक्ट हैं जो केन और बेतवा नदी पर हैं। और ये दोनों रिवर यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वहाँ पर आप झांसी डैम पढ़ोगे, सॉरी महारानी लक्ष्मीबाई डैम पढ़ोगे, ये डैम वगैरह आप वहाँ पढ़ने वाले हो, माता टीला डैम। तो ये डैम आपके यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जब यूपी का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। बस ध्यान रखना है किसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी? यमुना की। और यमुना का टोटल लेंथ आपका वहाँ पर लिखा हुआ है 1376 किलोमीटर। इसका पौराणिक महत्व सभी को पता है। भगवान श्री कृष्ण, यहाँ भगवान श्री कृष्ण बचपन में यमुना नदी के किनारे क्रिकेट खेला करते थे। जो क्रिकेट आज मौजूदा आधुनिकता का एक प्रतीक है, आधुनिकता खेल का एक प्रतीक है, वहाँ पर वो एक बॉल के साथ, बॉल और डंडे से खेला करते थे।
से आप क्रिकेट का एक एंसेंट फॉर्म कह सकते हो। और एक बार उनकी जो गेंद है, वो गेंद आपकी यमुना नदी में चली जाती है। और यमुना नदी में एक सांप रहता है, नाग रहता है, वासुकी, बहुत ही खतरनाक होता है। भगवान श्री कृष्ण जब बॉल लेने जाते हैं तो वो नाग श्री कृष्ण जी पर हमला करता है, और श्री कृष्ण जी उस नाग के हमले को काउंटर अटैक करते हैं और उसे भी अपना सेवक बना लेते हैं। ये उनकी स्टोरी है। इसे कालिंदी कहा गया है, पुराणों में इसे कालिंदी कहा गया है। कालिंदी मतलब इसका जो पानी था वो बहुत ही ज़्यादा डार्क था, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक था। ठीक है। कहाँ मिल जाती है जाकर ये? प्रयागराज। ये हमारा क्या है? प्रयागों का राज, प्रयागराज। और ये पूरा सिस्टम हमारा यमुना सिस्टम। सोन नदी। यमुना की गंगा की जो राइट हैंडेड नेक्स्ट रिवर है वो है आपकी। देखो स्लो, आपको लग रहा होगा कि काफ़ी स्लो है, स्लो नहीं है, काफ़ी अच्छे से हम चीज़ों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इसे बहुत तेज़ी पढ़ाया जा सकता था, लेकिन फिर आपको समझ कैसा आता है। हाँ, स्पीड आप बढ़ा देना अगर आपको स्लो लगे, लेकिन सारे पॉइंट यहाँ पर आपके क्लियर हो रहे हैं। एक रेंज है आपकी एमपी में, अमरकंटक रेंज। क्या अमरकंटक पर्वत सतपुड़ा पर है ये। रेंज नहीं कहेंगे इसे, सतपुड़ा पहाड़ी पर है अमरकंटक। किस रेंज का है? सतपुड़ा रेंज का। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ से आपका 3 रिवर ऑरिजिनेट। नर्मदा, नॉर्थ साइड में सोन, महानदी। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भाई जो अमरकंटक माउंटेन है, उस अमरकंटक माउंटेन से कौन कौन सी रिवर ऑरिजिनेट होती है, किस किस डायरेक्शन में कौन सी रिवर जाती है। नॉर्थ की अगर हम बात करें, नॉर्थ आपका सोन हमारे सर के ऊपर। अगर हम बात करें ईस्ट वाले साइड की, महानदी, वेस्ट वाले में आपका नर्मदा। रिसेंट जो स्टडी है, रिसेंट स्टडी के बाद ये माना जाता है कि जो महानदी है आपकी, महानदी अमरकंटक के पास एक छोटा सा माउंटेन है आपका, एक छोटा सा माउंटेन है यहाँ पर ले लेते हैं। सिहावा। इस सिहावा माउंटेन से महानदी ओरिजिनेट, जो रिसेंट स्टडी बोलती है। हालांकि अगर हम रिसेंट स्टडी से अलग हट के बात करें, तो ये क्वेश्चन आपका स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा गया है कि सोन, सॉरी, अमरकंटक पर्वत से कौन कौन सी नदियाँ ओरिजिनेट होती है, किस डायरेक्शन में कौन सी नदी जाती है। तो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर अपनी जो ट्रिब्यूटरी थी गंगा की, सोन रिवर की। ठीक है। सोन के बारे में अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, फिर रामगंगा के बारे में बताया था कि उसमें गोल्ड पार्टिकल पाए जाते हैं। इस रिवर में भी आपका गोल्ड पार्टिकल्स, गोल्ड पार्टिकल्स की वजह से ही इसका नेम क्या है? सोन रिवर या स्वर्ण नदी। किस नाम से आना जाता है? सोन नदी या स्वर्ण नदी। और ये पटना के पास, पटना के पास जाकर फाइनली किस नदी में मर्ज हो जाती है? गंगा नदी में। हालांकि भारत, सॉरी, यूपी और एमपी, यूपी और एमपी के दोनों के कुछ जॉइंट वेंचर हैं, कुछ जॉइंट वाटर प्रोजेक्ट हैं। अगर जब हम बात यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, तो हम सोन नदी पर जो वो जॉइंट वाटर प्रोजेक्ट है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सोन के बाद पुनपुन। पुनपुन की अगर हम बात करें, ज्योग्राफिकल इसका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है।
पौराणिक इम्पोर्टेंस, पौराणिक नहीं, एक प्राचीन ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस देख लेते हैं पुनपुन का। पुनपुन की एक सहायक है फल्गु। फल्गु, ये आप ध्यान रखना अगर आप बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देख रहे हैं। पुनपुन को जनरली हम निरजना के नाम से भी जानते हैं, निरजना रिवर के नाम से भी जानते हैं। और ये वो फेमस नदी है, वो प्रसिद्ध नदी है जिसके किनारे आपका भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या जिसके किनारे आपका गया सिटी स्थित है। और इस रिवर की अगर हम बात करें तो ये रिवर आपकी झारखंड से आती है। इसका जो ओरिजिन है वो आपका झारखंड है, झारखंड से ये फाइनली बिहार, और बिहार के बाद गंगा में। कर्मनासा, सिंपल सा ध्यान रखना है कर्मनासा के बारे में। कर्मनासा गंगा की राइट हैंडेड ट्रिब्यूटरी है जो बेसिकली बिहार में फ्लो करती है। इसका भी एक पौराणिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस नदी में कोई व्यक्ति स्नान करे, कोई व्यक्ति नहाए, तो उस व्यक्ति के अच्छे कर्मों का नाश हो जाता है। अब गंगा के बारे में सभी को पता है, भाई गंगा में नहाने के बाद ऐसी मान्यता है कि जो हमारे बुरे कर्म हैं, जो हमने पाप किए हैं, वो सारे पाप हमारे धुल जाते हैं। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट, कर्मनाशा नदी में नहाने के बाद हमारे अच्छे कर्मों का नाश हो जाता है। अब आप देखिए ये कैसी विडंबना है हमारे देश की। मतलब नदियों को ही एक फिल्ट्रेशन सिस्टम बना दिया है। भाई नदी में नहाए तो या तो आपके पाप धुल गए या अच्छे कर्म धुल गए। और ये कहानी किसके साथ है? कर्मनाशा की। यहाँ क्यों ले सकते हो, केवल वन लाइनर। कभी कभी अगर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं, वहाँ पूछ सकता है क्यूल किसकी ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर एक और ले सकते हो, अजय। ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी? ये भी आपकी गंगा की राइट हैंडेड ट्रिब्यूटरी। तो अभी तक हमने यहाँ पर चर्चा की गंगा की फर्स्ट स्टेज की, सेकंड स्टेज की, और अब फाइनल और थर्ड स्टेज, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं थर्ड स्टेज की ओर। अगेन इसके लिए फिर वही बांग्लादेश। ये आपका बांग्लादेश है। और ये आपकी गंगा नदी। देखिए थर्ड स्टेज को बहुत ध्यान से देखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में फ्लो करती है, पश्चिम बंगाल में फ्लो करते हुए टू पार्ट्स में बाइफरगेट हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट सीधा बांग्लादेश जाता है, और एक पार्ट आपका पश्चिम बंगाल में डाउनवर्ड बे ऑफ बंगाल की ओर। ये है आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और ये जो पार्ट बाइफरगेट होता है, पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। हुगली, ठीक है। हुगली की अगर हम बात करें तो हुगली वो पार्ट है आपका गंगा का जो पश्चिम बंगाल में बायोफरगेट होने के बाद एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है भारत के ट्रेड को लेकर, भारत के वाटर ट्रेड को लेकर, समुद्री व्यापार को लेकर। समुद्री व्यापार को लेकर क्यों बड़ा रोल प्ले करता है वो भी हम चर्चा करेंगे। पहले रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। हुगली की एक ट्रिब्यूटरी है दामोदरी। चलिए पहले ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करेंगे। दामोदर रिवर जो है आपकी, ये झारखंड, झारखंड के उन पठारों से निकलती है, उन पठारों के बीच में फ्लो करती है जहाँ पर बरसात के मौसम में पठारों का सारा पानी एक पर्टिकुलर रिवर में इकट्ठा हो जाता था। और उसके बाद
उस नदी के पानी से आसपास के रहने वाले क्षेत्रों में एक भयंकर बाढ़ आती थी, जिस बाढ़ के कारण जनरली बंगाल के लोगों का बिहार के लोगों की तरह जीना मुश्किल हो जाता था। और हर साल इस बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो जाते थे और लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान होता था ब्रिटिश एरा में। अभी अगर हम बात करें मौजूदा करोड़ों में पहुंच जाएगा, ब्रिटिश एरा में लाखों रुपए का नुकसान होता था। बाद में ब्रिटिश सरकार ने एक प्लान किया कि इस रिवर पर बाढ़ को रोकने के लिए, बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए डैम बनाएंगे। और ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकन आर्किटेक्चर जो थे, सिविल इंजीनियर थे, उन सिविल इंजीनियर्स की टीम को भारत बुलाया। उनके साथ मिलकर 5 डैम को प्रपोज किया दामोदर रिवर पर, जिससे भारत में हर साल आने वाली इस बाढ़ को रोका जा सके। बाढ़ की विध्वंसकता या बाढ़ का जो विनाशकारी दृश्य था वो इतना भयंकर था कि इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाने लगा। जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, वैसे ही दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाने लगा। फिर यहाँ पर फाइनली डैम बनाया गया। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है दामोदर की, तिलैया, यानी बराकर। और यहाँ पर डैम बना आपका तिलैया डैम। ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर ही आपका तिलैया डैम, ये जो आपका वाटर प्रोजेक्ट थे या वैली प्रोजेक्ट थे जो प्रपोज थे, इन सबको कहा गया दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये सब क्या कहलाते हैं आपके? दामोदर वैली प्रोजेक्ट। फर्स्ट वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, भारत का पहला घाटी परियोजना कौन सी थी आपकी? दामोदर वैली प्रोजेक्ट। 1948 में एग्जीक्यूशन हुआ, 48 में ये एग्जीक्यूट हुई। और ये इंस्पायर थी ब्रिटिश अमेरिकन टेनेसी वैली प्रोजेक्ट से। यूएसए का एक कौन सा वैली प्रोजेक्ट था? टेनेसी घाटी परियोजना, उससे इंस्पायर थी ये। कई बार स्टेट पीसीएस का ये क्वेश्चन बना है कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट किससे इंस्पायर था, तो ये था आपका यूएसए के टेनेसी वैली प्रोजेक्ट से। नेक्स्ट, इसी पर एक डैम है आपका, फरक्का डैम। कौन सी नदी पर है? हुगली नदी पर। दूसरा इंपॉर्टेंस देखिए इसका, भारत का पहला एनडब्ल्यू, फर्स्ट एनडब्ल्यू, नेशनल वाटरवेज। जैसे एनएच होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं, वैसे ही आपका एनडब्ल्यू है। और भारत का जो पहला एनडब्ल्यू है वो गंगा नदी पर ही और इसी रूट पर है वो, प्रयागराज टू हल्दिया। अब प्रयागराज से हल्दिया, यहाँ पर हल्दिया एक आपका टर्मिनल है, एक पोर्ट है आपका। तो हल्दिया तक आपका जो रास्ता है, हल्दिया तक जो पानी वाला रास्ता है, सी रूट था आपका, जिस सी रूट को ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कम करने के लिए बनाया गया, वो आपका कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक। और इसका नाम क्या है? नेशनल वाटरवेज फर्स्ट। और ये आपका हुगली नदी और गंगा नदी पर है, मतलब गंगा की जो बायफर्केटेड रिवर है हुगली, उस पर, और गंगा नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट, अब गंगा का जो पोर्शन आपका बांग्लादेश में आता है उसके साथ क्या होता है? जैसा मैंने ब्रह्मपुत्र में बताया है आपको। कौन सी रिवर है आपकी? ब्रह्मपुत्र। जब ये रिवर बांग्लादेश में एंटर होगी तब इसे किस नेम से जानेंगे? जमुना से। ठीक है। दोनों रिवर आपकी यहाँ पर क्या हो जाती हैं? ये मर्ज हो जाती हैं। मर्ज होने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा नाम।
फिर एक रिवर और आती है इधर से आकर मिल जाती है इसमें, जिसे मैंने पहले ही बताया है, मेघना। और फाइनली ये रिवर आपकी कहाँ पर और गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए आप इस टाइप से अपने मलबे को यहाँ इकट्ठा कर देती हैं। जहाँ मैंने आपको एक फॉर्मेशन ऑफ रिवर बताया था कि रिवर जब फाइनल स्टेज में होती है तो अपने साथ बहाए गए सारे मलबे को कहाँ पर उलेट देती है, कहाँ पर इकट्ठा करने लगती है? अपने कोस्टल पर, अपने तट पर इकट्ठा करना शुरू कर देती है। और वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाती है इस टाइप की। और वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है? डेल्टा। और ऐसी ही स्ट्रक्चर का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा। और विश्व का जो सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वो आपका सुंदरबन डेल्टा है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए आप, इस सुंदरबन डेल्टा वाले पोर्शन पर यहाँ दलदल है आपके। और यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी बाउंड्री लाइन है इंडिया की। और ये जो बाउंड्री लाइन है आपकी, ये 4096.16 किलोमीटर है। और इस बाउंड्री लाइन में सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल सिचुएशन होती है, ड्यूटी करना सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होता है, वो भारतीय सोल्जर को यहाँ पर होता है। यहाँ दल दल है आपका। यहाँ दल दल में वो बेचारे 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री क्रॉसिंग होती है, बाउंड्री पासिंग होती है, वो यहीं से होती है। यहाँ पर आपके बहुत सारे आतंकवादी वगैरह या बहुत सारे आपके तस्कर वगैरह भारत में घुसने का प्रयास करते हैं। और ऐसी विषम परिस्थिति में हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो जवान हैं, वो 24 घंटे खड़े रहते हैं मुस्तैदी के साथ उन लोगों का सामना करने के लिए, उस तस्करी को या उस बॉर्डर पासिंग को रोकने के लिए। अब सोचिए आप किस लेवल का जज्बा है उन जवानों को। मतलब हर भारतीय जब उनकी इस वीरता के बारे में सुनता है तो कहीं ना कहीं गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाता है। मुझे भी एक गुप्त जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं इन भारतीय जवानों की वीरता को ध्यान में रखते हुए। जो भरा नहीं भावों से, जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। तो ये हमारे जवानों का जज्बा है, हमारे जवानों का कौशल है कि वो हम भारतीयों की रक्षा के लिए, अपने देशवासियों की रक्षा के लिए 24 घंटे यहाँ मुस्तैद हैं। तो किस डेल्टा की बात कर रहे हैं? सुंदरबन डेल्टा की। इस डेल्टा का 1/3 हिस्सा इंडिया के पास है और 2/3 हिस्सा आपका बांग्लादेश। 2/3 हिस्सा कहाँ पर है? बांग्लादेश। और ये जो डेल्टा है, ज्योग्राफिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका एक विजिटेशन यहाँ पर पाई जाती है, एक वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, जिस वनस्पति का नाम है आपका मैनग्रोव विजिटेशन। मैनग्रोव वनस्पति। मैनग्रोव वनस्पति ऐसे ही एल्कली पोर्शन, ऐसे ही मार्सी पोर्शन में पाई जाती है। अब डेल्टा समझिए, पहले डेल्टा होता गया। डेल्टा बेसिकली एक दलदल वाला क्षेत्र है। देखिए कितनी मेहनत आपके लिए की जा रही है। आपका भी फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। ये जो प्रयास है, ये प्रयास आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की वजह से किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से लाभान्वित हो सकें। अब आप समझिए कि कोचिंग या शिक्षा, शिक्षा को एक व्यापार बना दिया है, एक बिजनेस बना दिया गया है। गरीब का बच्चा आज एजुकेशन नहीं ले पा रहा। सपना तो देखता है गरीब का बच्चा कि वो एक आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा। लेकिन जो मौजूदा परिदृश्य है शिक्षा का, उस शिक्षा के पैरामीटर्स को क्या फुलफिल करना एक आम, एक साधारण बच्चे के बस की बात है? उसके पेरेंट्स उसकी शिक्षा का खर्च भी नहीं उठा पाते हैं। तो हम जैसे ही कुछ लोग ऐसे लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं उन लोगों की शिक्षा को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम बात कर रहे हैं, अब अभी नहीं, अभी कंटिन्यू है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा की। वृक्ष कौन से थे आपके यहाँ पर? मैनग्रोव ट्रीज।
और मैनग्रोव ट्रीज वाला जो पोर्शन था, दलदली पोर्शन था। और इस दलदली पोर्शन में ये किस टाइप के वृक्ष होते हैं, इसे समझिए एक एग्जाम्पल से। आप देखिए ये इस टाइप से आपका यहाँ पर पानी भरा हुआ है, दलदल है आपकी। और ये जो है आपकी इसकी रूट्स है पेड़ की। ठीक है। अब इसे रूट्स भी कह सकते हो, ब्रांच भी कह सकते हो। ये इसके रूट्स या ब्रांचेस हैं। और ये वृक्ष जो है आपका काफी डेंस है, काफी डेंस है, झाड़ी नुमा वृक्ष है ये। ठीक है। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं, ये जो समुद्र के किनारे वृक्ष आपका, इसके बेनिफिट क्या है, क्यों भारत सरकार इसे प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रही है, या कोई भी कोस्टल गवर्नमेंट इसे प्रोटेक्ट करने का प्रयास क्यों करती है। इसके बेनिफिट, सबसे पहले ये कोस्टल एरिया पर जो आपका सॉयल और जो इसकी रूट्स हैं, उसके रूट्स के बीच जो बॉन्ड है उसे स्ट्रांग बनाता है, जिससे मिट्टी का कटाव, सॉयल इरोजन बचता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता। जो भी आपके ज्वार भाटा आते हैं, उन ज्वार भाटा से जो ज्वार भाटा जब वो तट से टकराते हैं, तट से टकराने के बाद जो मिट्टी का कटाव होता है, वो मिट्टी का कटाव इसकी जड़ों की वजह से नहीं हो पाता है। ठीक है, तटों को सुरक्षित रखेगा। फिर ज्वार भाटा जब इस झाड़ी से टकराएंगे, तो इस झाड़ी से टकराने के बाद उनकी जो स्पीड है, उनका जो फ्लो है, वो कम हो जाएगा, जिस कारण उस ज्वार भाटा का प्रभाव तट के पास रहने वाले लोगों पर ज़्यादा नहीं पड़ पाता। ठीक है। तीसरी बात, बायोडाइवर्सिटिकल प्लेस, जैव विविधता वाला पौधा है ये। जब जैव विविधता से समझिए आप कि इसकी जड़ों में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज रहती हैं, विभिन्न प्रकार की आपकी क्या रहती हैं, प्रजातियां रहती हैं यहाँ पर, जो इसकी जड़ों में निवास करती हैं। और वाटर कैसा है यहाँ का, एल्कली वाटर है, सॉल्टी वाटर है यहाँ का, नमकीन वाला पानी है। ठीक है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा पानी होता है, खारा पानी है। ठीक है, तो उस पानी में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां क्या करती हैं, निवास करती हैं। और इसी वजह से आपका इस पौधे को क्या कह सकते हैं हम, इस पौधे को हम बोल सकते हैं ब्रेथ ऑफ कोस्ट लाइन। ठीक है, मतलब जो आपका तट रेखा है, तट रेखा की श्वास या लंग्स ऑफ कोस्ट लाइन। तो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन के फेफड़े कह सकते हैं इसे। अब आ जाइए वहीं पर जहाँ पर थे हम, सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा बेसिकली आपका किन किन रिवर के द्वारा फॉर्म हो रहा है, गंगा रिवर हो गई आपकी, जिसे हम यहाँ पद्मा के नाम से जान रहे हैं, जमुना यानी ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, और एक होगी मेघना रिवर। यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किन किन रिवर का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, मेघना, जमुना और आपकी ये कौन सी रिवर है, गंगा। इन तीन रिवर के द्वारा आपका सुंदरबन डेल्टा फॉर्म होता है। अब सुंदरबन डेल्टा एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जब हम बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि जो आपके एशियन शेर हैं, या एशियाई जो शेर हैं, या फिर दूसरा बंगाल टाइगर हैं। एशिया एशियन शेर के साथ साथ बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर के लिए किस किस टाइप का नेचुरल हैबिटेशन होना चाहिए, किस किस प्रकार की स्थिति या सर्कमस्टेंसेस होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। लेकिन ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, थर्ड स्टेज थी गंगा की। जल्दी से मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको जो हमने पढ़ा है। गंगा की तीन स्टेज, इनिशियल, मिडिल एंड फाइनल। ये तीन स्टेज आज हमने पढ़ी। यहाँ पर पहली स्टेज हमने कवर की। पहली स्टेज में हमने पढ़ा अलकनंदा का सिस्टम, और दूसरी में पढ़ा भागीरथी का सिस्टम। तो ये फर्स्ट स्टेज में हमने कवर किया। उसके बाद हमने पढ़ा मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में हमने गंगा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी पढ़ी। यहाँ पर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी के जो सेपरेट सिस्टम थे, वो सारे सेपरेट सिस्टम हम यहाँ पर पढ़ते चले गए। सोन का पढ़ा, यहाँ पर यमुना का सिस्टम पढ़ा, इधर कोसी का सिस्टम पढ़ा, इधर आपका रामगंगा पढ़ा, और फिर उसके बाद घाघरा का पूरा सिस्टम कवर किया, गोमती रिवर का सिस्टम कवर किया। फाइनली हमने पढ़ी थर्ड स्टेज। और थर्ड स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
फाइनली 3 स्टेज के बाद ये रिवर हमारी कंप्लीट हुई, और अब मुझे आशा है कि कोई भी क्वेश्चन आपका, चाहे वो स्टेट पीएससी का हो या यूपीएससी का हो, आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और इस वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी का आभार, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली एक बड़े एग्जाम की रणनीति के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।